प्रिंट पार्टनर लोकमत। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के इस औरंगाबाद एपिसोड में। और औरंगाबाद के दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे स्टॉक एक्सपर्ट्स। अगला सवाल शेयर बाजार पे बताइए। मेरा नाम दिलीप केला है और मेरा सवाल शर्मा जी से है। मैं एक सबेरो ऑर्गेनिक ये स्टॉक मैंने 28 रुपीज में एक्वायर किया था और शर्मा जी ने उस पर एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट भी निकाला था और वो स्टॉक अभी 125 रुपया ट्रेड कर रहा है। तो मुझे पूछना है शर्मा जी से कि मेरा एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए। आपने कितना प्रॉफिट देखा अभी तक इसमें? मैंने पूरा ही प्रॉफिट है मेरा। एग्जिटेड अराउंड 80-90 रुपए में आया हो एग्जिटेड। आई एम होल्डिंग नाउ 15,000 शेयर्स। और शर्मा जी को क्या मिलेगा? मिठाई तो खिलाएंगे कम से कम। शर्मा जी हाँ, ये सही है। करीब 2 से 2.5 साल पहले मैंने सबेरो ऑर्गेनिक जो है वैल्यूएशन बेसिस पे ही आइडेंटिफाई किया था। बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे उस समय कंपनी अवेलेबल थी, साइजेबल कंपनी थी। 2-3 एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इनके ऐसे थे जो ग्लोबल साइज की इनकी कैपेसिटीज थी, एक्सपोर्ट भी करते थे और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा इनका जो है वो स्टे था। और अब चूंकि इसको पिछले 6 महीने पहले जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल ने एक्वायर कर लिया तो बिजनेस वैल्यू अनलॉकिंग पूरी हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि अब यहां से ये मल्टीप्लाई जैसा नहीं हो सकता। एक नॉर्मल ग्रोथ आपको 20 से 25% की एनुअलाइज ग्रोथ, जितनी अर्निंग में ग्रोथ आएगी उतनी शायद ग्रोथ मिल सकती है, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती। और उसके अलावा अगर कोई भी मिल सकता है एडिशनल बेनिफिट तो वो ये है कि अगर इसको कोरोमंडल जिसने इसको एक्वायर किया है वो अगर इसको अपने में मर्ज करे और उसमें अगर रेशियो इसको कुछ बेटर मिले तो एक बात अलग है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये अभी फुल्ली और फेयरली वैल्यूड है तो प्रॉफिट बुक करने के लायक है। क्योंकि वापस अगर आप कोई वैल्यू पिक लेंगे जहां पैसा 2-3 साल में मल्टीप्लाई होता हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो जी, बोलिए। हेलो सर, सबेरो से एग्जिट कर अगर हम पेट्रोनेट एलएनजी इस लेवल पर एंट्री करना सोचते हैं तो आपका क्या व्यू है? देखिए, अगेन पेट्रोनेट एलएनजी ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स की जो है बाइंग लिस्ट में है और वैल्यूएशंस वहां भी अट्रैक्टिव नहीं है। मैं वैल्यूएशन अट्रैक्टिव तब मानता हूं जब मैं ये देखता हूं कि किसी कंपनी की ग्रोथ जो है 20 से 30% या 30 से 40% हो रही हो और उसको वैल्यूएशन 3 से 4 पीई का मिल रहा हो तो वहां पर री रेटिंग की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई होकर पैसा मिलेगा। अदरवाइज ठीक है, आपको रूटीन अर्निंग ग्रोथ के साथ में जो है 20 से 30% आपकी अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो उसके बजाय मैं प्रेफर करूंगा, जैसे आज की तारीख में मेरा एक प्रेफर्ड स्टॉक है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आज कंपनी 30 रुपए के आसपास अवेलेबल है। इसकी लास्ट ईयर की अर्निंग ही 6.5 रुपया थी। करंट ईयर की जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है 9 से 10 रुपया अर्निंग आएगी। यानी 3 के पी पे कंपनी अवेलेबल है और ग्रो कर रही है 30% की रेट से। लोन लगातार पिछले 3 साल से कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट बर्डन कम हो रही है। मानसून पिछले साल भी अच्छा था, इस बार और अच्छा है। इस बार तो मानसून में क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है तो ग्रोथ और अच्छी आएगी। तो 10 रुपए के आसपास अगर अर्निंग और 30 रुपए के आसपास शेयर मिल रहा हो तो इस शेयर में पोटेंशियल है कि इसमें भी अगर सबेरो की तरह कोई बिजनेस वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो ये सीधा 3 गुना हो सकता है। अदरवाइज आपको 30-40% रिटर्न मिलेगा, 50% रिटर्न मिलेगा 1 साल में। राइट सर। और एक स्टॉक के ना पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनाने देंगे यहाँ पर। राइट। एक और यहाँ पर सवाल है, बताइए। आई एम नम्रता खांडे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एमजीएम आईओएम। मेरा क्वेश्चन इज लाइक इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, स्टिल आवर इकोनॉमी इज गुड, मतलब आज भी अपनी कंट्री स्टेबल है। तो मुझे बस ये पूछना था, स्टिल इन्वेस्टर्स आर हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट, तो व्हाट ऑल द थिंग्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ टू मैक्सिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमी, इन आवर कंट्री? मुझे लगता है ये सवाल आपने शायद फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा है। हाँ, मैं लेकिन अब इन्वेस्टर के एंगल से अगर देखें कि हेजिटेंट जो लोग हैं इस वक्त डर रहे हैं, क्या वाकई आशीष इतना डरने की जरूरत है? और क्या ये कहना मुमकिन है कि अगर आज आप पैसे लगाते हैं तो कितनी गिरावट के लिए तैयार रहिए? शेयर डबल होने वाला है लेकिन हो सकता है उसके पहले 10% या 20% नीचे चला जाए, ऐसा कोई अंदाजा है? हाँ, मेरा मानना है सबसे पहले तो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सचमुच एक बहुत बड़ा खतरा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। क्योंकि आज हम जो देखते हैं कि जो एक लोअर इनकम क्लास है या जो पुअर लोग हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया है अपनी लाइफ निकालना।
तो जब आपकी लाइफ स्टाइल की जो बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाती, तो गवर्नमेंट सबसे पहले फोकस करेगी उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से आपने देखा पिछले 1.5 साल में करीब 13 बार इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाया, जबकि हमारी इकोनॉमी ठीक कर रही है। लास्ट एडवांस टैक्स के नतीजे 13 इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी काफी अच्छे, सितंबर में एडवांस टैक्स भी अच्छा आया। बट जब तक ये इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, सचमुच गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती रहेगी। और मेरा मानना है जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तब तक जो विदेशी निवेशक हैं या जो बड़े निवेशक हैं वो भारतीय बाजारों की तरफ आएंगे नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि एक आपकी इंडस्ट्री जो है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। आज देखें यदि यूएस में या यूरोप में जहां प्लाजा और प्लस 200-300 बेसिस पॉइंट पे पैसा रेज कर सकते हैं और यहाँ भारतीय कॉर्पोरेट्स को पैसा 13 से 16% तक मिलेगा, तो कब तक आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे? इस फैक्टर के चलते हमने देखा पिछले कुछ समय से निवेश भारतीय बाजारों में नहीं आ रहा है। और मेरा मानना है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कि जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तब तक ना इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होगी और ना गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग अपना कंजम्पशन बढ़ाएं। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, फिर उसके बाद आई थिंक वी विल सी वन वेरी गुड टाइम्स। तो ब्याज दरों को लेकर काफी चिंताएं हैं। प्रदीप, मिस्टर सुब्बा राव से कई बार मिलते रहते हैं, कोई इंडिकेशन उनकी तरफ से कि ब्याज दरों पर अब वो लगाम लगाने के मूड में है या नहीं? इंडस्ट्री उन्होंने कह कह के थक गई। 25 अक्टूबर को वो रिव्यू करेंगे और हर 1.5 महीने में करते रहते हैं, और मेरे ख्याल में ये सबसे स्ट्रांग सिग्नल होगा। जिस दिन आरबीआई गवर्नर ये कहे कि अब और ब्याज दरें हमें नहीं बढ़ानी, उसके बाद आप उम्मीद कीजिएगा कि अब मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। तो ये फिलहाल एक इंडिकेटर आपके लिए हो सकता है। अगला सवाल, इधर से एक माइक। ग्रे शर्ट, हाँ, इनको माइक दीजिए जी, बताइए। नमस्ते, यज्ञेश हिरण्य नाम है मेरा आशीष सर से सवाल है। सर, मैं करेंसी फ्यूचर में ट्रेडिंग करता हूँ, तो 30 ईयर्स लो पे जापानीज येन चल रहा है, तो क्या ये लेवल पे इसको शॉर्ट करना बेहतर रहेगा फॉर 6 मंथ पोजीशन और 3 क्वार्टर पोजीशन? मैं आपको पोजीशन तो नहीं बता पाऊंगा कि 3 महीने 6 महीने में क्या करना चाहिए, बट आपको एक जो करेंसी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं आपको इसका मैकेनिज्म समझना चाहिए कि ये कैसे पर्टिकुलर ट्रेड्स होते हैं। तो मेरा मानना है जो करेंसीज में जो हम वोलेटिलिटी देखते हैं, जो मोमेंटम देखते हैं, वो मैक्सिमम इंटरनेशनल मार्केट्स के थ्रू आता है। एक बात और समझिए कि जैसे जो इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी, इनके बाजारों के वॉल्यूम्स देखें तो जितना इक्विटी मार्केट है उससे 10 गुना ज्यादा वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम होता है कमोडिटी में, और वहां से 10 गुना और ज्यादा करेंसीज में। तो करेंसीज का जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, और उसमें आप किसी चीज की कभी टाइमिंग नहीं कर सकते। और करेंसीज के जो प्राइसेज होते हैं उसमें बहुत सारे इवेंट्स है जिसका उस पर इम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा उसमें समय समय पर गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती रहती है, जिसके कारण से वो करेंसीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये वो करेंसी फ्यूचर्स के बारे में। जहां तक जापानीज येन का मानना है के बारे में बात करें तो मेरा मानना है कि 80 to 83 का जब इसमें लेवल था यूएस डॉलर के सामने, तब जापानीज गवर्नमेंट ने काफी उसमें इंटरवेन करके कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर अभी भी वो कंट्रोल नहीं हुआ और कंटिन्यूस उसमें स्ट्रेंथ आती जा रही है। तो मेरा मानना है कि जब तक यूएस डॉलर में वीकनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी तब तक एक जो उसका अभी रेंज है तब इसी रेंज में वो ट्रेड करेगा। तो ये बात जो कह रहे हैं आशीष की, अगर आप करेंसी में ट्रेड करेंगे तो आपको सुबह उठ के 10 देशों के अखबार पढ़ने पड़ेंगे कम से कम, जिनकी बड़ी करेंसीज हैं, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे, या फिर एक एक्सपर्ट एडवाइजर आपको चाहिए। उसके बिना इस सेगमेंट में आपको नहीं जाना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एक बार फिर, लेकिन ढेरों सवाल बाकी हैं तो आप कहीं जाएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत। अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर।